मैं संतोष कुमार शाक्या आपका अपने YouTube चैनल मैजिकल फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, उन न्यूमेरिकल्स पे जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक, जैसे कि आवेश के बारे में पढ़ा है, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरह से बनते हैं। सरल न्यूमेरिकल भी देखेंगे बच्चों, और कुछ टफ न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो आपके आईआईटी तथा नीट के लिए भी जरूरी होंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल, पहला हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था Q बराबर एन ई। याद होगा आपको बच्चों, ये होता है हमारे आवेश का क्वांटाइजेशन का सिद्धांत, क्वांटीकरण का सिद्धांत। इस बेस पर, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले इस पे सबसे आसान न्यूमेरिकल जो है वो हम उसकी बात करते हैं। तो वो न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बेसिक चीज जो है वो देखते हैं कि एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। वैसे तो एक कूलाम आवेश के बारे में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आपके तीसरे चैप्टर में विद्युत धारा में, लेकिन यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको जानने के लिए हम लोग बात करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। Q हमको निकालना है, कितना करना है, एक कूलाम आवेश करना है। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन, n नंबर n पूछा गया है कि n का मान कितना होगा, तो n को एज इट इज रख देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम। तो ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर मान रख दिया। अब हमको निकालना है n का मान कि कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, ये संख्या निकालनी है। तो इस n को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक में डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 0.625 इंटू 10 टू द पावर प्लस की 19। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 19 पावर प्लस की हो जाएगी। तो यहां पर हम लोगों को देखने से मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये नंबर देखने से हमको ये पता चलता है कि एक कूलाम आवेश के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। उम्मीद कर सकते हैं आप लोग, अनुमान लगा सकते हैं 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, कितनी ज्यादा संख्या होगी इसकी। 10 की घात 6 पर हम लोगों को 10 लाख बनता है। 10 लाख के 10 लाख गुना के 10 लाख गुना इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए होंगे, तब जाकर कहीं एक कूलाम आवेश हमको मिलेगा। तो ये है हमारा बच्चों पहला न्यूमेरिकल, जो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। इसके बारे में हम लोगों को पता चल गया कि एक कूलाम आवेश के लिए कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको जिसको भी करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगले न्यूमेरिकल की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग इसी में लेते हैं। साथ ही साथ यदि किसी वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि तथा उस पर उपस्थित
आवेश कितना होगा। सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहला काम करना होता है कि उस न्यूमेरिकल को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि किसी वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, सपोज कोई एक बॉडी है हमारे पास, कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है या कोई किसी भी शेप की कोई बॉडी है, इस बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो है, मतलब इनिशियली ये बॉडी उदासीन न्यूट्रल है। जब हम इस पर 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो जाहिर है बच्चों इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कितना निगेटिव चार्ज आएगा ये हमको पता करना है, और इन 12 इलेक्ट्रॉन के आने से इस वस्तु के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी ये भी हमको पता करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, पूछा क्या गया है ये पहचानेंगे, उसके बाद उसमें कौन सा फार्मूला लगना है, क्या अप्लाई होना है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे। तो ये प्रश्न भी हमारा उसी फार्मूले पर निर्धारित है, Q बराबर NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों अधिक किए गए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन अधिक किए गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा वस्तु पर, कुल आवेश हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, 12 का 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आ जाएगा हमारे पास 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आवेश उस वस्तु पर आ जाएगा जिस वस्तु पर हमने 12 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका दूसरा पार्ट हो गया बच्चों। अभी पहला पार्ट द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी इसके बारे में भी और हम चर्चा करेंगे इसी के साथ साथ। तो द्रव्यमान में क्यों वृद्धि होगी और कैसे वृद्धि होगी, पहले तो ये पता करें। जब हम इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करेंगे तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उस एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान भी उस वस्तु पर ट्रांसफर होगा, साथ के साथ जाएगा। तो हम लोगों को पता होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। बहुत ही कम द्रव्यमान होता है। चूंकि 12 इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस पर डाला जाता तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम बढ़ जाता उस पर द्रव्यमान। तो जब हम लोगों ने 12 इलेक्ट्रॉन डाले हैं तो साथ के साथ उस पर जो द्रव्यमान बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो जो नेट द्रव्यमान होगा उस वस्तु पर वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि जो होगी वो होगी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.082 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 किलोग्राम। तो ये बच्चों हम लोगों के पास दूसरा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। अगली बात करते हैं हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल के बारे में। तीसरा न्यूमेरिकल बच्चों हमारा जो हम लोगों ने बात की थी कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले पर बात करेंगे तो इससे रिलेटेड सरल न्यूमेरिकल और उससे थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो इसके
फार्मूले से रिलेटेड पहला न्यूमेरिकल की बात करें, यानी कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, यदि दो आवेश क्रमशः 3 कूलम तथा -4 कूलम एक दूसरे से तीन सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है बच्चों, सीधे फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल है ये आपके। दो आवेश दिए गए हमारे पास, सपोज दो आवेश ले लिए हम लोगों ने, एक Q1 आवेश ये ले लिया और एक Q2 आवेश ये ले लिया। दोनों आवेश, Q1 का मान जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 3 कूलम, Q2 का आवेश जो दे रखा है वो हमको दे रखा है -4 कूलम। एक दूसरे से दोनों आवेशों को कितनी दूरी पर रखा गया है बच्चों, दिया गया है हम लोगों को 3 सेंटीमीटर। ये जो r है, डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो हम लोगों को दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है, F निकालना है। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू का मान बच्चों हमने बताया था कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का मान रख देंगे 3 कूलम इंटू Q2 का मान रख देंगे 4 कूलम। यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाना है क्योंकि वैद्युत बल एक सदिश राशि होती है और सदिश में माइनस और प्लस चिन्ह को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर डायरेक्शन हमको बाद में पता लगेगी। तो यहाँ पर 3 इंटू 4 रख दिया अपॉन R², R का मान रख दिया 3 इंटू 10⁻²। बच्चों 10⁻² इसलिए किया गया है क्योंकि हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है और हमको इसका मात्रक कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने सुटेबल मात्रक में, मीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमको 10⁻² का गुणा करना पड़ेगा और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 × 12 बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 12 इंटू 10⁻9 ऊपर है प्लस की और माइनस की 4 नीचे है। ये जब ऊपर जाएगी तो फिर से प्लस की पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं आ रहा होगा बच्चों अगर, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसको बिगाड़ के यहां पर लिख दे रहा हूं इसको 12 इंटू 10⁻9 पॉजिटिव, माइनस की 4 है, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो 9 + 4 13 हो जाएगी। तो हमारे पास 12 इंटू 10⁻13 न्यूटन F का मान आ जाएगा, जो हमारा लगने वाला कूलम में बल होगा दोनों आवेशों के बीच में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर दो आवेश जो दिए गए हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं। विपरीत प्रकृति के अगर आवेश हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी दो विपरीत प्रकृति के आवेश आस पास रखे जाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है और वो आकर्षण बल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। तो ये Q1 आवेश जो है वो इस Q2 आवेश को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी कि जो बल की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली ये जो आवेश होगा वो इस आवेश को अपनी तरफ खींच रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर इस आवेश पर इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, इस दिशा में होगी। तो हम लोग यहाँ से दिशा भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या आपने नोट कर लीजिए कॉपी पे। अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं।
अगला न्यूमेरिकल है बच्चों, चौथा न्यूमेरिकल हम लोगों के होगा। लिख लेते हैं न्यूमेरिकल। क्यू मान के दो समान आवेश एक दूसरे से समान आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः x बराबर a तथा x बराबर -a पर रखे गए हैं। एक कण जिसका द्रव्यमान m स्मॉल m तथा आवेश Q नॉट जो कि बराबर है Q/2 के है, मूल बिंदु पर रखा गया है। यदि Q नॉट आवेश को बाई अक्ष के अनुदिश अत्यंत छोटी दूरी बाई इज लेस देन a तक विस्थापित किया जाए तो कण पर लगने वाला कुल बल अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को बाई के, बी ऑप्शन -बाई के, सी ऑप्शन 1/बाई के एंड डी ऑप्शन -1/बाई। अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों आपका IIT मेन 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को थोड़ा समझते हैं। क्या कहा गया है? Q मान के दो समान आवेश हैं जो कि x अक्ष पर रखे गए हैं। एक x अक्ष है, एक y अक्ष है। तो सबसे पहले हम लोग x अक्ष बना लेते हैं और ये हमारे पास y अक्ष है। ये x अक्ष, इसको नाम दे दिया x अक्ष, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने y अक्ष। ये दो आवेश जो हैं मान इनके समान है दोनों के, और कहां रखे गए हैं? x बराबर +a पे तथा x बराबर -a पे। मतलब इस x अक्ष पर +a पर रखा गया है एक आवेश और दूसरा आवेश -a पर रखा गया है। तो मूल बिंदु हमारा ये होता है, इसका +a सपोज यहां पर अगर है, इस पर रखा गया है Q आवेश, तो -a हमारा यहां कहीं होगा इतनी ही दूरी पर। तो यहां पर एक रखा गया है Q आवेश। ये दो आवेश रख दिए गए हैं यहां पर। a दूरी ये है, ये भी a दूरी है। उसके बाद क्या कहा गया है?
एक कण है जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q0 q/2 है, मतलब q0 का मान कितना है, q/2 है। इन दोनों आवेशों, जो भी दोनों आवेशों का मान है उसका आधा है, वो मूल बिंदु पर रख दिया गया है। इस मूल बिंदु पर यहां पर लाके रख दिया गया है, ठीक है। फिर कहा है बच्चों, यदि q0 आवेश को बाई h के अनुदिश, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बाई h के अनुदिश अत्यंत छोटी दूरी बाई इज लेस देन a, ये जो a डिस्टेंस है इससे बहुत थोड़ी सी दूरी तक विस्थापित किया गया है। तो इसको हम जरा इस साइड में जब विस्थापित करेंगे, सपोज हमने यहां पर विस्थापित कर दिया इसको बाई दूरी तक, और ये बाई दूरी यहां पर शो हमने इतनी ज्यादा कर दी है, इतनी ज्यादा नहीं है, ये इस a से बहुत छोटी है। कितनी छोटी है, लेस देन, इतनी छोटी है कि a इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। विस्थापित कर दिया जाए तो इस कण पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं इस पर लगने वाला बल कितना होगा। सपोज इसको यहां तक विस्थापित किया गया है, ये यहां पर लाकर रख दिया हमने q/2 आवेश, जो कि q0 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इन दोनों आवेशों के कारण इस पर जो नेट बल लगेगा वो कितना लगेगा। बच्चों ये q आवेश जो दे रखा है, इस q आवेश के कारण भी इस q0 पर बल लगेगा, और इस q आवेश के कारण भी इस q0 पर बल लगेगा। लगने वाले बल का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, कितना बल लगेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस नापे अगर हम, कितनी होगी, तो ये दूरी होगी बच्चों, ये a दूरी है, ये बाई डिस्टेंस है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो इस कर्ण का मान हो जाएगा √a² प्लस b²। सिमिलरली बच्चों ये डिस्टेंस भी a है, और ये डिस्टेंस इसके लिए बाई है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो भी हमारी हो जाएगी √a² प्लस b², बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में लगने वाला बल निकाल लेंगे, इस आवेश और इस आवेश के बीच में लगने वाला बल निकाल लेंगे, और हम लोगों को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस आवेश के कारण इस पर जितना बल लगेगा, क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि उतना ही बल इस आवेश के कारण इस वाले आवेश पर भी लगेगा, क्योंकि इस आवेश का मान जितना है उतना ही इस आवेश का मान है। डिस्टेंस जो दूरी है वो भी दोनों जगह हम लोगों को बराबर मिल रही है, तो जितना बल इसके कारण लगेगा, इसके कारण अगर हम बात करें F1 लगेगा, तो F1 का मान हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, a² प्लस b² का √, का होल स्क्वायर। इसी तरह इसका कारण अगर F2 माने तो हमारे पास मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 दिस वैल्यू एंड Q अपॉन √a² प्लस b² का होल स्क्वायर। बच्चों देखने से पता चल रहा है कि F1 और F2 बराबर होंगे, तो क्या मैं इनको एक कॉमन नेम F दे सकता हूं। तो इस आवेश के कारण इस पॉइंट, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में F लगेगा, इसके कारण जो इस पर यहां पर बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी F होगा। न्यूमेरिकल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ऊपर से न्यूमेरिकल को मैं बिगाड़ रहा हूं प्रश्न को सॉल्व अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो यहां बच्चों यहां से ये इस डायरेक्शन में F लगेगा, और इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण इस डायरेक्शन में F लगेगा। इसको अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा। इस F के दो कंपोनेंट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। थीटा साइड की साइड में जो एंगल इसका कंपोनेंट बनेगा वो होगा F cos थीटा, और थीटा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बनेगा वो होगा हमारा F sin थीटा। सिमिलरली इस फोर्स को भी मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, ये भी थीटा होगा, तो इधर आएगा F cos थीटा
और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा हमारा एफ साइन थीटा। तो बच्चों ये एफ साइन थीटा, ये भी एफ साइन थीटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर डायरेक्शन में बल लगेगा, और जो होगा इस वाले आवेश के कारण भी एफ कॉस थीटा, इस वाले आवेश के कारण भी एफ कॉस थीटा, यानी कि ये जो क्यू नॉट आवेश है, इस क्यू नॉट आवेश पर कुल बल जो लगने लगा होगा वो लगेगा 2f cos थीटा। f का मान बच्चों हम लोग निकाल ही चुके थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटू q अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू अगर हम लोग बच्चों फाइंड करें तो ये हमारा थीटा था। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा हमारा होगा आधार बटे कर्ण। तो अगर हमारा थीटा की बात करें तो हमारे पास cos थीटा निकल के आएगा बाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। आधार हमारा ये हो जाएगा, ये सम्मुख एंगल बराबर होंगे बच्चों। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये एंगल थीटा है तो इसका बेस हो जाएगा बच्चों बाई, और कर्ण हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो इस cos थीटा की वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा बाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर। ये बच्चों 2 पावर लगी हुई है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, यहां से कैंसिल हो जाएगी, इस पर एक पावर रह जाएगी, और इस पर अंडर रूट लगा है यानी कि आधी पावर 1 और आधा 3/2 होता है, 1.5 हो जाता है, 1.5/2 पावर लगेगी, और ये बाई आ जाएगा इसके नीचे। चूंकि प्रश्न में बच्चों हमको दिया गया था कि चूंकि बाई इज लेस देन ए, तो हम इस जगह पर बाई को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बाई की वैल्यू इस ए से बहुत छोटी है। तो फर्दर हमारे पास सॉल्व होके आएगा एफ नेट की अगर हम बात करें, एफ नेट आएगा 2q नॉट इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आएगा बाई। तो बच्चों हमसे बाई के क्रम में पूछा गया था, बाई के टर्म्स में पूछा गया था कि जो एफ नेट होगा वो बाई के किस क्रम में आएगा, अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या होगा। तो हमारे पास यहां से देखने से पता चलता है कि एफ नेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाई के, क्योंकि यहां पर केवल एक बाई बचता है, बाकी कहीं पर भी और दूसरी जगह बाई नहीं आया है। तो बाई नेट जो होगा इस क्यू नॉट पर जो लगने वाला कुल बल होगा वो नेट होगा बाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग, जहां पर भी समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों आईआईटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कहा गया है कि 3 एक समान आवेश Q, जिनका मान Q है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर
रखे गए हैं तो परिणामी वैद्युत बल रेखाएं होंगी। हम लोगों को अलग अलग डायग्राम दिए गए हैं। पहला डायग्राम दिया गया है, पहला बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों। सी ऑप्शन में दे रखा है और डी ऑप्शन आपका दे रखा है। सी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों, बाद में लेंगे, पहले हम इन दो ऑप्शंस की बात करते हैं। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों, क्या ये वैद्युत बल रेखाएं इसकी सही वैद्युत बल रेखाएं होंगी? तो इस ऑप्शन में अगर हम लोग बच्चों देखें तो इसमें हमको देखने से मिल रहा है कि तीन एक समान आवेश क्यों दे रखे हैं, धन आवेश है तीनों, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। अगर तीनों धन आवेश हैं तो ये वैद्युत बल रेखाएं संभव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में पढ़ा था कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर खत्म होती हैं, लेकिन यहाँ पर धन आवेश से शुरू हो रही हैं और दूसरे धन आवेश पर खत्म हो रही हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों? क्योंकि ये प्लस से स्टार्ट होकर प्लस पे ही खत्म हो रही हैं। बी ऑप्शन में अगर हम बच्चों देखें, बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में देखिए वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकल रही हैं और कहीं अनंत पे जा रही हैं। यहां से भी निकल रही हैं, कहीं इनफाइनाइट पे जा रही हैं, यहां से भी निकल रही हैं, कहीं इनफाइनाइट पे भी जा रही हैं। कहीं पर भी एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। हर पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें, यहां से जब वैद्युत बल रेखा निकल रही है तो जैसे ही दूसरे आवेश की वैद्युत बल रेखा के इन्फ्लुएंस में आती है तो उससे प्रतिकर्षित हो रही है, रिपेल हो रही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा बच्चों, यही हमारी सही वैद्युत बल रेखाएं होंगी। सी और डी ऑप्शन की भी बात करेंगे। सी ऑप्शन में देखते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए बच्चों किस तरह से बनी हुई है, ये डायग्राम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। सी ऑप्शन की अगर बात करें, सी ऑप्शन में तीन आवेश दे रखे हैं आप लोगों को। इस तरह से बच्चों यहां पर भी ये वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर जा रही हैं, सही बात है, सही रेखाएं हैं। दूसरी बात करें, कहीं पर भी काट नहीं रही हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तीसरा एक पॉइंट की बात करें
तो हम लोगों ने एक गुण पढ़ा था कि ये वैद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत निकलती हैं। यहाँ पर लंबवत नहीं निकल रही हैं, जबकि यहाँ पर हम लोगों को देखने से पता चल रहा है कि ये देखिए लंबवत निकली हैं और फिर जाके अपने निगेटिव पर कहीं पर जाके मिल रही हैं, कहीं रिपेल होती हुई जाके इनफाइनाइट पे जो निगेटिव चार्ज रखा होगा वहां पर जाकर अपना अस्तित्व समाप्त करेंगी। यहाँ पर हमको देखने से मिल रहा है कि यहाँ पर कोई लंबवत नहीं निकल रही हैं, ऐसी कि ऐसी किसी भी एंगल पर निकल रही हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाएं भी गलत होंगी, सही नहीं होंगी। डी ऑप्शन की बात करेंगे अगर, डी ऑप्शन आपको बच्चों दे रखा है। इस तरह से आपको दे रखी है डी ऑप्शन में वैद्युत बल रेखाएं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां से आवेश में पता ही नहीं चल रहा कहां से निकल रही हैं, कहां खत्म हो रही हैं, एक सर्कुलर लूप बना रही हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से कोई भी लूप नहीं बनाती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा, सही नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा रहा? बी ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखकर ही टिक करने वाला क्वेश्चन था। अगर आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की जानकारी अच्छे से है तो ये केवल 1 सेकंड, केवल देखने मात्र का न्यूमेरिकल था, देखने मात्र का प्रश्न था, और उसको देख के तुरंत ही टिक कर सकते हैं आप लोग। IIT 2001 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो इस तरह से आपके जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल ये बताए गए हैं। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल बताए गए हैं इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, और भी न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे आप लोगों को। नीट तथा IIT JEE एडवांस मेन और एडवांस के से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को बताए जाएंगे। साथ ही साथ 12th में जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को यहीं के यहीं कराए जाएंगे, सारे के सारे बोर्ड पे कराए जाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी लेके नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।